बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको। सीमल गुड मॉर्निंग। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि दिन खैरियत से गुजरे। और जिस तरह से हम कल भी ये उम्मीद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि फ़लस्तीन में ये मामला जो जंग है उसका कुछ हल हो, और ये अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रात 2 बजे ये ऐलान किया गया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया गया है। और इसमें पाकिस्तान की कोशिशें, तमाम आलमी इस्लाम की कोशिशें, और जो जो मुल्क इसमें कोशिश की है उसको हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये दुआ करनी चाहिए कि आइंदा ऐसा कभी दोबारा ना। बिल्कुल, 11 रोज़ का ये खून खराबा था जो जारी था, और अब जंगबंदी के बाद फ़लस्तीन में जश्न का सा समा है, सुख का सांस लिया और अब दिखाई देगा। अमरीकी दबाव पर जंगबंदी का फैसला किया गया, ये इसराइली मीडिया ने दावा किया है। ऑल्दो सीज़ फायर की जितनी भी बातें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हुई, अमेरिका ने उसको सपोर्ट उस तरह से नहीं किया था। इनफैक्ट दे केप्ट ऑन सपोर्टिंग इजराइल, और अब इजरायली मीडिया अगर ये कह रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो जिन कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा इसमें अपना रोल प्ले किया, उसमें पाकिस्तान, उसमें टर्की, उसमें सूडान सरे फहरिस्त शामिल हैं। और इन इसराइली हमलों में, यानी कि इन 11 रोज़ के हमलों में 232 फ़लस्तीनी शहीद हुए, 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब शामिल थे, और करीबन हज़ारों, 20,000 के करीब लोग जो हैं वो अपने घरों से महरूम हो। बिल्कुल, और इसके साथ साथ इजिप्ट का भी खासा इंपॉर्टेंट रोल है, और ये भी कहा जा रहा है कि इजिप्ट ने भी दोनों ममालिक के दरमियान ये कोशिश की, और दोनों फोर्सेस के दरमियान कोशिश की कि जंग बंदी हो जाए। और गुज़िश्ता रात जब बाकायदा ऐलान हुआ है तो इजिप्ट की जो हुकूमत है उसका भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और इसराइल जो है वो ऑब्वियसली ओपनली तो पाकिस्तान या फिर तुर्की का कभी भी नहीं कहेगा कि इनकी वजह से हमने किया, लेकिन जो इंटरनेशनली प्रेशर पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने डाला है इसराइल पर, उससे बहुत असर पड़ा है। कल UN के असम्बली के इजलास में भी बात की शाह महमूद कुरैशी ने और दीगर वज़रा ने, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट था। सोशल मीडिया में पहली बार इतनी ज़्यादा बात हुई है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर, और दिखाया गया कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट, क्योंकि वैसे तो आप मीडिया पर कदगन लगा सकते हैं, मीडिया को रोक सकते हैं, आप इसराइली मीडिया दबाव डाल सकता है कि ना दिखाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि उसको आप रोकें। तो वो जब वीडियोज़ दिखाई गई, पिक्चर्स दिखाई गई, जो जुल्म हुआ उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा उसका भी खासा ज़्यादा असर हुआ। बिल्कुल, और सोशल मीडिया का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर कुछ इंटरनेशनल मीडिया है जिसने बहुत क्लियर रिपोर्टिंग की है इस पूरे टेररिज्म के अटैक्स की जो इसराइल कर रहा था फ़लस्तीन के ऊपर, वो चाहे स्काई न्यूज़ हो और वो चाहे CNN हो, दे वर एक्चुअली रिपोर्टिंग, क्योंकि इन अटैक्स में इंटरनेशनल मीडिया को भी टारगेट बनाया गया। वो बिल्डिंग जिसके ऊपर रॉकेट फायर किए गए, उसके अंदर इंटरनेशनल मीडिया के ऑफिसेस थे। वार्निंग ज़रूर जारी की गई थी कि इवैक्यूएट कर दें, और उसके बाद उस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। बट द पॉइंट इज कि ये अब सीज फायर तो हो गया, जिसका खैर मकदम भी करते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो कल एक मुतालबा किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, मैं समझती हूँ वो बहुत ज़रूरी है कि एक आलमी फोर्स बनाई जाए जो फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराहम की जाए, और तमाम मुस्लिम उम्मा, ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा बल्कि दुनिया भर इस पूरे इशू को ना सिर्फ समझे बल्कि इसके मुकम्मल और परमानेंट हल के लिए ज़रूर अपना रोल प्ले। बिल्कुल, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम मुस्लिम ममालिक को भी आगे बढ़ना होगा और इसमें अपना रोल अदा करना होगा, जैसे पाकिस्तान ने किया और दीगर ममालिक ने किया, और हम दुआ करते हैं कि इसका मुस्तकिल कोई हल निकले। आगे बढ़ते हैं और अपने मैं एक छोटी सी करेक्शन ज़रूर कर दूं, जो मैंने बोला कि 20,000 के करीब लोग अपने घरों से महरूम हो गए, वो एक्चुअली 50,000 है ऑन फिगर, जो कल शाह महमूद कुरैशी ने UN के इस इजलास में भी मेंशन किया है। बिल्कुल, अब जिस तरह से हम इस पर डिस्कस आज के प्रोग्राम में भी करेंगे, मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान भर में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी रैलियाँ भी निकाली जाएंगी और इसके साथ दुआ भी की जाएगी आइंदा ऐसा कुछ ना हो। इस पर भी तफसीलन आज हम बात भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। लेकिन अभी चूँकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी खासी अहम है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर भी हमने कुछ बात करनी है। और उसमें जो कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई वो चौधरी निसार साहब के हवाले से था कि उन्होंने मंडे को हल्फ लेना है। उससे पहले जो जहांगीर तरीन ग्रुप का फॉल हो चुका है, खासा एक्टिव हो चुका है, उसके बारे में बात की जा रही है कि वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करने जा रहे हैं, और चंद MPs की मुलाकात भी हुई है, और आइंदा भी आज के दिन में भी मुलाकात मुतवक्किल है। दैट मीन्स कि जो प्रेशर था कि जी ये पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, उसके हवाले से कुछ अजाला करना चाहते हैं लगता है। बिल्कुल, और तासुर तो ये भी दिया जा रहा है कि तमाम हम ख्याल ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से राब्ते में हैं, लेकिन ये कहा गया है कि वज़ीर आला हाउस से उनसे राब्ता किया गया है, मुलाकात के लिए बुलाया गया है, और वो जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ असेंबली सेटलमेंट के ऊपर शायद बात होगी। लेकिन आज जो है वो हम ख्याल ग्रुप के जो पार्लिमानी लीडर मुंतखब किए गए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव, वो कह रहे हैं सईद अकबर, वो पंजाब असम्बली में आज खिताब भी करेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने तमाम जो भी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे फ्लोर को आगाह भी करेंगे। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन
बजट आ रहा है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बजट में ये लोग सपोर्ट करेंगे। जहांगीर तरीन से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और बजट में सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन जो है वो ये क्लेम कर रही है कि हम ख्याल ग्रुप जो है वो बजट में गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखो अब देखते हैं ये क्या होता है जी, क्योंकि सभी कहते हैं, कल काफली की जानिब से भी कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें वादे पूरे नहीं किए गए लेकिन हम हिमायत जारी रखेंगे। तो क्या ये जो हिमायत है ये जारी रहेगी बजट में और उसके बाद भी, या फिर कुछ बड़ा चेंज हो सकता है? एक्सपेक्टेड क्या है हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खाकवानी साहब, एनालिस्ट हैं, और वो हमें बताएंगे कि उनके जो इस वक्त देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन उनकी क्या है। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इशू पंजाब में डेवलप हो रहा है, ऐसे लगता है विफाक से थोड़ा सा शिफ्ट होकर पंजाब में आ गया है। चौधरी निसार साहब भी हेल्प लेने जा रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप का फॉल होना और फिर मुलाकातें होना वज़ीर आला से, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बुनियादी मसला उस्मान बुज़दार साहब का ही है। बुज़दार साहब के रवैये की वजह से ये जहांगीर तरीन ग्रुप में जो लोग शामिल हुए हैं उनमें से ज़्यादातर अरकान असम्बली वो है जिनको उस्मान बुज़दार साहब ने और उनकी हुकूमत ने बिल्कुल कॉर्नर करके रखा हुआ। राजा रियाज से लेके राजा रियाज तक वैसे एम ने फैसलाबाद की, लेकिन मुज़ाहिर है इसमें बड़ा एक अहम रोल है। बाकी खासतौर पर साउथ पंजाब की जो अरकान असम्बली हैं ज़्यादातर वही है जो जहांगीर तरीन साहब के जरिए आए थे तहरीक इंसाफ में, और लगता है अब उनको यही सज़ा दे रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब। अब वो उन्होंने फौरी तौर पे जिस तरह अभी आपने खुद जिक्र किया कि वो राब्तों की भी बात उन्होंने की है, लोगों से मिलने का भी ऐलान किया और ये भी कहा है कि मेरे से कोई पहले से वक्त लिए बगैर ही मिल सकता है वज़ीर आला से। तो ये सब चीज़ें करके ज़ाहिर वो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी जो वजह तनाज़ा है ना वो अपनी जगह वहीं पर है। और मुझे लगता है कि ये ख़तरा बजट में यानी मौजूद रहेगा उस्मान बुज़दार साहब को, क्योंकि लगता ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को शायद अब कोई बहुत लंबा बहुत ज़्यादा वक्त भी बचा नहीं है। तहरीक इंसाफ पे जो हल्के तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते रहे हैं, जो अहम हल्के, वो भी काफ़ी अरसे से ये इनको कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को चेंज किया जाए ताकि पंजाब में डिलीवर करें। अब मसला ये है कि डिलीवर करने के हवाले से इमरान खान को लगता ये है कि अगर उस्मान बुज़दार को हटा दिया गया या चेंज कर तो खुद में तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला ला रिस्क होगा। तो ये अपनी जगह सब चीज़ें मौजूद हैं। अब चौधरी निसार साहब का भी आना इंपॉर्टेंट है। वैसे उसमें एक फैक्टर तो ये है कि आर्डिनेंस जो तहरीक इंसाफ जो ला रही है, जिसमें एक खास मुद्दत के बाद जिसमें वो सुना लिया हो वो नाअहल हो जाएगा, एक वजह ये भी है चौधरी निसार की। लेकिन अब आपके इल्म में होगा कि पिछले एक हफ्ते में 2 मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब से उनकी हुई हैं, तो वो भी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और की यानी कि वहीद नहीं है कि चौधरी निसार साहब एक उम्मीदवार बन के आए बजट में या उसके बाद। जी चलें, चौधरी निसार पर तो हम बात करते हैं, लेकिन अभी जैसे हम जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की बात कर रहे हैं और असेंबली की बात कर रहे हैं, खाकवानी साहब ऐसा नहीं लगता कि स्पेकुलेशन है कि वो बजट में सपोर्ट नहीं करेंगे, वो चाहे विफाकी हो या प्रोविंशियल हो? क्योंकि जहांगीर तरीन ने खुद ये कह दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जमात है और हमें उससे कोई मसला नहीं है। कैसे हो सकता है कि हम बजट में सपोर्ट ना करें? हम कोई मुखालिफत नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप के दूसरे लोग भी ये बात तो बार बार कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं की। यानी ये उस हवाले से तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है जिस तरह माजी में बनता रहा है। मतलब माजी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं वो हमेशा पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बनते हैं और वोकल बात करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये बार बार कह तो रहे हैं, लेकिन देखिए ना बजट इजलास में ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे आसान काम ये है, लेकिन कुछ लोगों का उसमें इजलास से गैर हाजिर होना ही काफ़ी है। यानी बजट में कटौती की जो तहरीकें होती हैं उनमें से एक में भी हुकूमती नाकामी का मकसद है कि हुकूमत गिर जाए। तो ये खतरा, ये थ्रेट तो पूरी तरह उन्होंने मौजूद की। अगर ये उन्होंने थ्रेट पैदा तो किया है ना, ज़ाहिर है बिल्कुल। तो और जो सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकातें होने जा रही हैं, कि आपको लग रहा है कि वो खतरा टाल सकेंगे? मेरे ख्याल में कोशिश तो यही कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब भी कोशिश करेंगे, चौधरी सरवर साहब को भी मेरे ख्याल में इमरान खान ने ही टास्क दी है, इमरान खान खुद भी करेंगे। लेकिन ये मामला ना ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि असल जो मसला है वो उस्मान बुज़दार की गिरदी घूम रहा है। और आप एक बात खाकवानी साहब, आपकी बात जो है वो सही है कि एक तरफ तो ऐलानात तो हो रहे हैं, लेकिन शायद बजट के हवाले से कुछ खास चीज़ों को हम देख सकते हैं कि शायद बजट में सपोर्ट मिल जाए। अब सिचुएशन ये है कि आपने कहा फॉरवर्ड ब्लॉक उस तरह से नहीं है। नज़ीर अहमद चौहान साहब MP हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम ख्याल ग्रुप के अहम तरीन रुकन बन चुके हैं, ये उनसे हम जानेंगे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद चौहान साहब, आपने वक्त दिया। आपका नाम बड़े इसलिए ज़ोर से लिया जाता है क्योंकि आपके जो बयानात हैं वो सब सुन रहे हैं, सब देख भी रहे हैं, बड़े एक्टिव दिखाई दिए हम ख्याल ग्रुप में।
क्या इसको फॉरवर्ड ब्लॉक कह सकते हैं अभी या नहीं कह सकते? इस वक्त तो मुलाकातें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी बड़े खुल के इज़हार किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहली बात तो ये जी कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो नाम का कोई चीज़ नहीं है। और देखें, जमहूरी पार्टी में एक हक होता है कि हम अपना इस्तेकाक रखते हैं। पंजाब असम्बली हमारी एक मदर असम्बली है जहाँ पे आज हम सब इकट्ठे होंगे और जहाँ पे हमारा इस्तेकाक भी है। और हम लोगों ने यूनानिमसली एक अपनी राय सबकी जो मुत्तफिका थी उस पर सब ने एक ग्रुप बनाया। जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनके साथ ज्यादती होती है और बहुत ज़्यादा उनको 3 साल गुजर गए हैं और बेशुमार उनको जो उनके हलकों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए हमने ये ग्रुप तश्कील दिया है। और ये सारी सियासी पार्टी में होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अनफॉर्चुनेटली शायद इस चीज़ को लेकर आप लोग सारे जो बाकी दोस्त बैठे हैं बुरा फील करें। सब पार्टी में होती है, कोई एक ग्रुप के साथ चल रहा था, कोई दूसरे ग्रुप के साथ चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो खुशाइन बात होती है। जब तक पार्टी के अंदर भी जमहूरियत अगर है तो एक मैं हक राय रखता हूँ अपनी कहने का कि जी ये फलां अगर किसी टास्क पे हम इकट्ठे हो रहे हैं और ये वाली बात अगर वज़ीर साहब के सामने रखी जाती है और उन्हें कहा जाता है जी कि आप बताएंगे आपके ख्याल में ये ठीक है, इसके ऊपर हमें जाना चाहिए। एक बंदा राय देता जी ये बिल्कुल गलत है, इस पर आपको नहीं जाना चाहिए, पार्टी को नुकसान होगा और पाकिस्तान की जमहूरियत है या पाकिस्तान का नुकसान होगा। एक बंदा कहता है बिल्कुल ठीक है, इस पर जाना चाहिए। तो ये खूबसूरत राय। और अगर इस राय को अगर हम समझें कि जी अगर हमें कोई देने वाला हो ही ना और हम वैसे ही अगर मेरे दिल में चीज आए मैं वो कहता जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है ना। जी चौहान साहब, लेकिन आप सजेशंस की बात कर रहे हैं, यहाँ तो क्लियर कट इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज उठाने की बात हो रही है, विक्टिमाइजेशन सॉर्ट ऑफ की जा रही है ना कुछ एमपीएस के खिलाफ जो ये फील कर रहे हैं। आज असेंबली में पता चलेगा। आज हम अपना जो हमारे हैं सईद नवानी साहब जी, आज उनका नाम देंगे इंशाल्लाह। जो मैंने पहले दिन मैंने कहा था आपको जी। उसी पे हम अभी भी कारबंद है। तो चौहान साहब आपको एक बात जरा बताइएगा कि वजीर आला पंजाब से तहफ्फुज़ात हैं डायरेक्टली, क्योंकि उनसे मुलाकातों की अब बात हो रही है तो उनकी रिप्लेसमेंट की बात तो नहीं होगी? 3 साल देखिए, पहला साल गुजर गया कोई तहफ्फुज़ात नहीं थे, दूसरा साल गुजर गया यार थोड़ी सी परेशानी तो हो गई, फिर अब तीसरा साल गुजर गया तो हम बिल्कुल लटक के बैठ गए कि या अल्लाह ये क्या हो रहा हमारे साथ। अवाम भी यही कह रही है चौहान साहब, जी सर, पंजाब की अवाम भी यही कह रही है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। जी इसलिए मैं हमारा है, देखें वजीर चौहान हो या ना हो इस मुल्क ने चलना है जी, बुज़दार साहब हो या ना हो। चौहान साहब आपने बात बिल्कुल ठीक है और यही बात आपने इमरान खान साहब के बारे में भी कही थी कि वो भी अगर नहीं होते तो फिर भी तो मुल्क में चलना है, तो तहरीक इंसाफ ने कौन चलाएगा। चौहान साहब आपने जिक्र किया कि वज़ीर आला साहब से आपको 2 साल तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए थे, लेकिन आपने साहब ये भी कहा कि इमरान खान साहब आते हैं फैसले सुना के चले जाते हैं, तो बेसिकली वही रूल कर रहे हैं पंजाब में, इस तरह की खबरें भी आई। तो फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो वज़ीर आला पंजाब से बनते नहीं आपके? सर वज़ीर आला पंजाब का बहुत बड़ा सूबा है जो उनके पास है, और अगर देखें उनको डिलीवर तो उन्होंने करना ना जी। अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल आप इधर शो में बैठी हैं और हमारी होस्ट अगर डिलीवर नहीं कर पा रही तो उनको यहाँ पे बैठने का कोई हक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पूरे पंजाब का सुबह हमारे सब जितने भी हमारे बच्चे, हमारी फैमिलियां, हमारा पूरा 3 करोड़ आवाम की नसीब माशाल्लाह उनका फैसला उनके हाथ में है। तो किधर जा रहे हैं? महंगाई जो हमारे सर पे आ लटकती है, पीटीआई के माथे का झूमर बनती जा रही है। हमने ये सोचते इसके अंदर पूरी सिस्टम को लेके चले थे ना जी। हमने तो एक तरफ खान साहब कह रहे हैं मैंने महंगाई को कम कर, जब वज़ीर पाकिस्तान के मुंह से बात निकल जाए तो फिर नीचे सारी टीम का फर्ज बनता है तो कि वज़ीर आला भी एक्टिव हो जाए और जितने भी उनके मुशीर हैं, जितने उनके एमपीएस हैं, जितने उनके मिनिस्टर्स हैं, वो कहें मेरे वज़ीर आला ने बात की है तो ऐसी की कैसे नहीं महंगाई कंट्रोल होती है। बिल्कुल सही, यहाँ को पूछने वाला ही नहीं है। चौहान साहब, तो फिर इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये एजेंडा सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली तक जाएगा हम ख्याल ग्रुप का? ये कबल वक्त है, मैंने तो बड़ा खुल के अपना इज़हार किया है जी। मुझे चाहे सूली लटका दें, चाहे खासा खुल के। नहीं सर, आपकी राय है, आप बिल्कुल दे सकते हैं। अपनी राय रखता हूँ, मैंने अपनी राय कहनी है। मुझे इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझे मेरे लोगों ने लाहौर से जिताया है, और मैं जब उनका देखता हूँ हशर होते वक्त भाई में, और आटा गरीब के पास एक आटा था जो वो पानी के साथ मिर्चे घोल के भी रोटी खा लेता था,
अगर उसे आटा भी महंगा कर देंगे, छीन लेंगे रोटी, जी। तो ये बताएं। तो इसका मतलब कि आपकी सपोर्ट सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली के लिए रहेगी, आपकी राय हम ख्याल ग्रुप में? मेरी पूरी जिद्दोजहद आज से जब तक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं होते, मैं अपनी जिद्दोजहद। और बाकी लोग भी यही ख्याल रखते हैं हम ख्याल ग्रुप में? आज 12 बजे उनसे मिलना है जी। उन्होंने आज बुलाया हुआ हमें। मैं आज उनको मिलकर उनके मुंह पर भी ये बात कहूंगा कि आपने पंजाब का सत्यानाश किया हुआ, अपनी पॉलिसीज को बदल लें। अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह ने आपको टाइम दिया हुआ है। मुझे आपसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, मुझे आपसे मैंने कोई वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं बनना। बिल्कुल चौहान साहब, लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात आपने तो जिक्र किया है। आपके प्रोग्राम की बात बताता हूँ कि जब हम असम्बली में फर्स्ट टाइम जीत के गए इलेक्शन, तो जिस डेस्क में बैठा मेरे साथ उस्मान बुज़दार साहब बैठे थे। जिंदगी में हमेशा ना जी आपको कुछ चीजें याद रह जाती हैं, आपका फर्स्ट लव याद रह जाता है, पति जिंदगी रहती है, फर्स्ट बिजनेस याद रह जाता है। खान साहब अपना बुज़दार साहब मेरे असम्बली के पहले दोस्त थे। मैंने इनसे कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा जी क्या हाल चाल, आपका नाम है? जी मेरा नाम उस्मान बुज़दार खान। मैंने कहा बड़ा मुश्किल से नाम रखा हो, आसान रख लो यार। तो कहते नहीं मेरा तो यही नाम है। तो मैंने कहा यार अब क्या कैसे होगा, मैं तो पहले दफा जीत के आया हूँ। तो मुझे कहते जी मैं भी पहले दफा जीत के आया हूँ। तो मैंने कहा यार कैसे होगा सिस्टम आगे चलेगा, मुझे थोड़ा बताओ, ताकि मैं तो कोई रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो लोगों की एक तब्दीली के लिए हम लोग जीत के आ गया है, अब मुल्क को कैसे लेके चल रहे हैं। कहते यार पहले बनेगा, स्पीकर बनेंगे, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आला बनेगा। तो मैंने तो वज़ीर-ए-आला कौन बनेगा, तो आप लोग करनी शुरू करें। हाँ यार चलो भी मिलते हैं। लेकिन जी वहाँ से मेरी पहली दोस्ती। और आपको नहीं पता था कि बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएंगे? बस एक छोटी सी बात क्लियर कर दीजिएगा चौहान साहब, आपने अपना स्टांस बड़ा खुल के रखा, क्या बाकी लोग भी यही तासुर रखते हैं हम ख्याल ग्रुप में कि तब्दीली बुज़दार होनी चाहिए पंजाब में? देखें मेरी गुजारिश सुने, बिल्कुल होनी चाहिए तब्दीली पंजाब में। उसकी वजह यह है कि या तो सीएम पंजाब की तब्दीली कर लें, या तो जो महंगाई है, जो खान साहब बोल रहे हैं उधर बैठ के, जिनकी एक 25 साल की जिद्दोजहद है अवाम के लिए, कौम के लिए, उसके लिए इकट्ठे होकर काम करें, और जो वो मुंह से बोलें उस पर अमल दरामद हो। बिल्कुल ठीक। उनके मुंह के बोलने से बाद अमल दरामद नहीं होता। इतने बड़ा सेटअप जो चल रहा है और अपने में घरों में जाके सो जाते हैं, 3 साल गुजर गए हैं, फिर सारे सेटअप को चेंज कर। बिल्कुल बिल्कुल आप सेटअप की चेंज की बात भी कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन अगर सिर्फ बुज़दार साहब की बात अगर करें, आपने भी कहा, आपने ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी की थी जब आप मीटिंग करने गए थे, तब भी बात की थी, और ऐसी बहुत दफ़ा बातें हुई हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब अटल हैं। वो कहते हैं कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया है, उनका पूरा वेट जो है उसकी तरफ अभी माइल है। तो बताइएगा फिर ऐसी सिचुएशन में आप क्या कह सकते हैं? मेरी बात सुन, मैंने कहा जी वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना, उनके पास पूरा हक है, वो पार्टी के सदर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, ठीक है ना जी। वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हुई है इस वक्त, और तमाम आप लोग भी एक तरफ है, मैं भी एक तरफ हूँ। वो अकेले कहते हैं इसको मैंने नहीं बदलना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो गरीब लोग हैं, हम तो उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, बॉस जो आप मारे हैं ठीक है, शायद आप बेहतर देख रहे हैं, हमने 3 साल बेहतर नहीं देखा। ठीक है चौहान साहब, यही कर सकते हैं। जी चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत खुलकर आपने अपना स्टांस रख दिया कि हम तो यही कर सकते हैं कि या तो प्रेशर बिल्टअप होगा या कप्तान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकवानी साहब, आपने ये तमाम गुफ्तगू मुलाहिजा की, क्या कहेंगे आप? दे आर वेरी ओपन अबाउट इट कि वो सरदार उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहते हैं, और चौहान साहब ही नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली ये कि उनके तमाम हम ख्याल ग्रुप जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। यही है, लेकिन आप जरा थोड़ा सा इसको ना जरा थोड़ा सा वसी तनाजुर में देखें। देखिए एक बात और ध्यान में रखें, अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, जो इंक्वायरी चल रही हैं, जिनके खिलाफ मामला चल रहे हैं, तो उस्मान बुज़दार अगर फॉर एग्जाम्पल चेंज भी हो जाए तो जहांगीर तरीन की गिरद अगर घेरा तंग होगा, तो ये हम ख्याल वाले जो जहांगीर तरीन ग्रुप है इसकी नाराजगी और उससे गुस्सा बरकरार रहेगा, फिर वो वफाक में मुमकिन है वो ट्राई करें। और दूसरी बात ये है, जहांगीर तरीन साहब को उस्मान बुज़दार जरा छोटा मोहरा है, उनको लगता है असल उनका जो रिजर्वेशंस हैं वो इमरान खान की गिर्द जो एक हल्का है, इमरान खान के करीबी साथियों में, खासतौर पर मेरा ख्याल है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बारे में और शहजाद अकबर के और एक और इमरान खान के बहुत ही करीबी शख्सियत के बारे में इनको लगता है कि उन्होंने जहांगीर तरीन को टारगेट कर रखा है, और ये सारे मसाइल, तो ये सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब तो उसका हिस्सा हैं, क्योंकि वो सारे जो एक नेक्सस है इन लोगों को लगता है कि उसमें उस्मान बुज़दार यूज हो रहे हैं। तो सिर्फ बात उस्मान बुज़दार अपने तौर पर ना इतने पावरफुल शख्सियत है,
ना वो जहांगीर तरीन को कभी नुकसान पहुंचाने का सोच सकते हैं, मतलब वो इतनी कैपेबल भी नहीं है कि इनके लिए कुछ करें। वो तो एक फ्रंट पे एक इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन खाकवानी साहब वो तो यही कहते हैं ना, है तो वज़ीर आला, तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, डिलीवर करने की जिम्मेदारी भी जाती है। अगर जाते जाते आप ये कमेंट कर दें कि इस वक्त अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट का भी इंतजार था, उसके बारे में बात की जा रही है कि उसमें भी क्या होता है, इस तमाम सिचुएशन के ऊपर जहांगीर तरीन के हवाले से क्या बात आती है। अगर वह मामला हल हो जाता है, अली ज़फ़र की रिपोर्ट में कहा जाता है कि अकेले इनका कसूर नहीं है, तो आपको लगता है ये तमाम हम ख्याल ग्रुप का जो वेट है वो एकदम शैटर हो जाएगा? क्योंकि असल मसला तो यहीं से शुरू हुआ था। अगर जहांगीर तरीन का मसला हल हो जाता है तो ये मसाइल मतलब डाइल्यूट हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इनके जो मसाइल हैं, इंडिविजुअल मसाइल, हर एक की कुछ ना कुछ हल्कों में फंड्स के ये वो इनको मिल जाएंगे, वो मुमकिन है किसी को वजारत मिल जाए, किसी को और अकोमोडेट हो जाए, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इसमें जो कुव्वत है वो जहांगीर तरीन है, बिल्कुल तो वो आप उसको अलग कर देंगे तो ये हम ख्याल ग्रुप भी खुद खत्म हो जाएगा। सही, लेकिन ये इनडायरेक्ट ब्लैकमेल ही है ना, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो ब्लैकमेल नहीं होते हैं, और वो तो वाज़ेह तौर पर शाह महमूद कुरैशी हो या शेख रशीद हो, उन्होंने खुद भी कह दिया कल कि ब्लैकमेल मैं नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस रास्ते पर जाएगा जहां पे क्लियरेंस चेक मिल जाएगी इतने आराम से। लेकिन आप जानती हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब यू टर्न लेने की भी किंग है ना, वो तो बड़े हामी वो भी नहीं मानते, वो कहते हैं यू टर्न लेने वाला बड़ा सियासतदान होता है। वो इसे ब्लैकमेलिंग नहीं कहेंगे, वो यू टर्न लेना कह देंगे। अच्छा, एक और फैक्टर और भी है कि ये कि इमरान खान के साथ जो अहम हल्के जो पावर कॉरिडोर जो उसको सपोर्ट करते रहे हैं, उनका भी है कि वो भी इमरान खान से कितने खुश हैं या क्या। बाद बात ये भी होता है ना कि कोई अगर कोई शख्सियत यानी कोई सिविल पॉलिटिशियंस अगर बहुत थोड़ा सा ज्यादा खुल के खेलने की कोशिश कर रहा हो तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए भी चीजें होती हैं। तो ये सब फैक्टर ज़हन में रखें। बिल्कुल सही, ये सब कैरेक्टर ज़हन में रखने चाहिए, तभी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो सकेगी। लेकिन आज भी हो जाएगी जब बुरताज साहब से मुलाकात कर रहे हैं ये लोग, या असेंबली का सेशन होना है, तो लेट्स सी कि और कितनी घनगरज से आज नवानी साहब जो है वो बात करेंगे और किस तरह से मुतालबात करते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक चीज़ तो नज़ीर चौहान साहब ने भी बड़े ओपनली की कि अगर यूँ नहीं बात बनती तो फिर तो इस सिस्टम को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बेसिकली वो वही बात जो कि अक्सर हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि जी फेडरल सिस्टम होना चाहिए और इस तरह की बात, फिर वो बेसिकली अगर आपकी बात मानी नहीं जाती है या फिर अगर आपकी तफज़ा दूर नहीं होती तो फिर हर शख्स जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा आइडियली नहीं होना चाहिए, आप अपने सिस्टम में रहते हुए ही उसमें बेहतरी लाएं। मुझे चौहान साहब की बातों में बहुत से हिंट्स नजर आए जिसमें ना सिर्फ तब्दीली वज़ीर आला पंजाब से लेकर सिस्टम कोलैप्स करने तक ये तमाम हिंट्स जो हैं वो मुझे नजर आए, लेकिन क्या ये बातों की हद तक हैं या एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ होगा? क्योंकि फिर डिनाई भी किया जाता है कि ये कोई क्लियर कट फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम हिमायत जारी रखेंगे। तो ये वो खुद इटसेल्फ बड़ा कंफ्यूज है, लेकिन लेट्स सी कंफ्यूजन ऐसा कैसे दूर होती है। अगर जहांगीर तरीन साहब का मसला हल हो जाए और तमाम ये आवाजें बंद हो जाए, दैट मींस ये सिर्फ इसीलिए था, ये सिर्फ जो ख्वाहिशात थी या प्रॉब्लम थी वो जहांगीर तरीन साहब का मसला हल करने के लिए थी। अगर ऐसा है तो सिर्फ ये टारगेट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, फिर आप ओवर पाकिस्तान के देखें कि कितना बेहतर है, फिर ही उसके लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल। इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग और अफसोसनाक खबर सुनाएंगे। कराची में कल एक बड़ा अनोखा हादसा पेश आया और निजी चिड़ियाघर था जी एक शहरी का, जिसमें उसने शेर पाल रखे थे और इस शेर ने गली में खड़े पालतू शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया। बिल्कुल, अब वीडियो में भी देख रहे हैं सब लोग। बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर जब हमने देखा वीडियो में, जो कि सोशल मीडिया पर भी खासी वायरल हुई है, और वो ये है कि एक शख्स जो है अपने पालतू शेर को लेकर घर के बाहर खड़ा था और जब वहाँ पर खड़ा था तो कुछ चंद अफराज के दोस्त शायद हैं वो वही थे। और एकदम हुआ ये कि घरों में जब ये दरिंदे रखे हैं तो उसकी इजाज़त तो होती है या फिर एनओसी लेना पड़ता है, बाकायदा एक परमिट लेटर होता है जो आपको अगर पता नहीं इजाज़त थी या नहीं थी। लेकिन ये शख्स जब घर के बाहर खड़ा था, बच्चा एक वहाँ से गुजरा, उस पर इसने हमला किया, जिसके बाद बच्चा शदीद जख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा ठीक है, हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाएगा जल्दी। लेकिन ये जो इकदाम है इसके पीछे कौन है, किसने इजाज़त दी, अभी तक उस शख्स को गिरफ्तार भी नहीं किया, ये बहुत बड़ी। और इजाज़तनामा भी आपको दूर दराज फार्म हाउसेस पर रखने की होती है, रिहायशी इलाकों में आप इस तरह के दरिंदे और बीस्ट जो हैं वो एज पेट्स नहीं रख सकते। अब इस पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम एक्टिव होना चाहिए उनको, और ज़रूर इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन अब उधर ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कि लोग उस तरफ ना तो खुद ख्याल करते हैं ना ही डिपार्टमेंट्स तवज्जो दे पाते हैं, और फिर इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको वो वीडियो याद होगी, एक शेर को गाड़ी में बिठाकर एक शहरी जो है वो सड़क पर सैर सपाटे कर रहा है भी। अगर आप सैर सपाटे करा रहे हैं, उसको घर के बाहर टहला रहे हैं, तो एटलीस्ट जिम्मेदारी तो निभाए ना, उसको पकड़ के रखें। अगर वो हमले करे लोगों पे तो ये तो इजाजत नहीं है ना, रिहायशी इलाकों में तो इजाजत एनओसी के बगैर परमिट लेटर के साथ भी आप नहीं लेकर जा सकते। बहरहाल बड़ा अफसोस हुआ जी ये वीडियो देखकर और शहरियों की गैर जिम्मेदारी का सोचकर। फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है वो ऐसे लगता है कि अप एंड डाउन होती रहती है, इसीलिए आपने ये माइंड नहीं बनाना कि ये आसानी हो गई। अगर कुछ आसानियाँ पैदा की गई NCOC की जानिब से, दैट डजंट मीन कि वाकई ये केसेस अचानक से ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह नहीं होगा। अगर आप लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में अगर नरमी की है पंजाब हुकूमत ने या फिर वफाकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, तो फिर आपका ये मज़ीद जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है कि आपने SOPs को फॉलो करना है, तभी बिजनेस एक्टिविटी जारी रहेगी। बिल्कुल, NCOC के सजेशंस के बाद अब पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि 15 जून तक लॉकडाउन में तोसी होगी, लेकिन कुछ सेक्टर्स जो हैं उसमें रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे मार्केट्स और कारोबारी औकात 8 बजे तक होंगे। हफ्ता और इतवार को अलबत्ता तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद होंगी। रेस्टोरेंट आउटडोर खोल रहे हैं जी, और रेस्टोरेंट आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। डाइनिंग पर पाबंदी और टेक वे हो सकेगा 24 मई से। इसके साथ साथ 150 अफराद की गुंजाइश के साथ आउटडोर शादी तकरीब की इजाज़त भी दे दी है, जो NCOC ने सजेस्ट किया था। और इसके साथ साथ तफरीही पार्क्स, मज़ारात, सिनेमाज बंद रहेंगे। 50% स्टाफ के साथ काम करना होगा और ट्रांसपोर्ट को भी 50% गुंजाइश के साथ ही चलाया जा सकेगा। ये वो नोटिफिकेशन है जो बाकायदा जारी कर दिया। बिल्कुल। इसके साथ स्कूल्स के हवाले से आज फैसला हो जाएगा। 6 जून तक तोसी की गई है तालीमी इदारों की बंदिश में, लेकिन पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत इस हवाले से अपने इंडिविजुअल फैसले करेगी। पंजाब हुकूमत ने आज फैसला करना है, ये कहा गया था कल के 24 घंटों के दौरान हम फैसला कर लेंगे। ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है कि टीचर्स को कहा जा रहा है कि प्रेफरेंस के साथ वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि एग्जाम्स लेने हैं, आगे एग्जाम्स के लिए पढ़ाना है। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस खत्म करके रेगुलर क्लासेस शुरू भी करनी है तो टीचर्स को प्रेफरेबली वैक्सीन लगाई जाए ताकि उनको भी महफूज बनाया। बिल्कुल, उनको भी महफूज बनाया जा सके। अलबत्ता डाटा की अगर का जिक्र करें तो पॉजिटिव रेशो जो है गुज़श्ता 24 घंटों में ये एक सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट फिगर है कि कम हुआ है। 5.95 पर पॉजिटिव रेशो आई। उसकी एक रीज़न ये भी है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 51,000 टेस्ट किए गए, जिसमें से केसेस जो पॉजिटिव आए वो 3070 थे। अलबत्ता अमवात 100 से ज़ायद रही 102। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर महमूद शौकत मौजूद हैं, चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या ये एक रिलैक्सिंग पॉइंट है कि 5.95 पर रेशो आ गई जो 8 और 7 और 9 में वेरी कर रही थी? अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ी सी ये बात समझा दूं कि जब हम इस रेशो की बात करते हैं तो बात क्या करते हैं। हम बात करते हैं कि आज का जो टेस्ट रिजल्ट आता है ये हमारे पिछले 10 से 12 दिन के बिहेवियर का नतीजा है। तो अगर आप गौर करें कि आज अगर केसेस कम हुए तो ये वो 10-12 दिन है जिसमें हमने लॉकडाउन किया था। ट्रू। लॉकडाउन में लोगों का इंटरेक्शन कम हुआ, उनकी मूवमेंट कम हुई, लोगों को हमने ईद भी काफ़ी इस दफ़ा कंट्रोल्ड तरीके से कर ली। आखिरी रमज़ान में भी हमने बहुत सी जगहों पर लोगों को इकट्ठे होते नहीं देखा। तो ये उसका नतीजा है कि जो हमारी पॉजिटिविटी कम हुई। अच्छी बात यह है कि हमने टेस्ट ज़्यादा किए, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता लगा क्रॉस सेक्शन का आबादी। लेकिन जो सबसे बड़ा सबक दुनिया ने सीखा है वो ये है कि ये बीमारी ऐसी है जो आप पर हमला तब करती है जब आप हिफाजत को छोड़ दो। ये जो वाहिद सबक दुनिया ने सीखा है वो ये है कि हिफाजती इक़दामात को आप तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक, जिस तरह अब अमेरिका में उन्होंने कोई रिलैक्स नहीं की जब उन्होंने अपनी तकरीबन सारी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया। इसराइल ने सारी आबादी को वैक्सीनेट कर लिया। ये जो आप बात कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप के कुछ मुल्कों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इनकी वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ज़्यादा है। दूसरी ये एक अलहदा तरह की दुनिया है जहाँ इतनी वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी नहीं है क्योंकि सारी टूरिज्म बंद थी। तो उनकी अपनी एक, अब ऑस्ट्रेलिया एक इज लाइक एन आइलैंड, अमेरिका एक फार ऑफ प्लेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह आम तरफ नहीं होती और उनके निज़ाम है। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है कि हर मुल्क के अपने डायनामिक्स हैं, उनकी मॉडलिटीज़ हैं, हम उनके साथ कंपेयर उस तरह से नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं और पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जब हमने लॉकडाउन किया तो फिर केसेस में कमी आ गई। अब तो गवर्नमेंट ने, आप एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन हैं कोरोना के, तो अब गवर्नमेंट ने जब NCOC ने ये फैसला किया है कि आसानियाँ पैदा की जाएँ, सख्ती कम की जाए, तो उससे फिर ऑब्वियसली रिलैक्सिंग एटीट्यूड भी आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। फिर दोबारा से केसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इसका क्या सोचा गया है, प्लान क्या बनाया गया कि एक तरफ आसानी कर रहे हैं और फिर केसेस भी कम होने चाहिए, ये हमारा टारगेट भी है? आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है और कल हमने एपेक्स कमेटी की मीटिंग में यही सब कुछ डिस्कस किया। हमने NCO की तमाम हिदायत को एज सच पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमने ये कहा है कि हम इसको वॉच एंड परफॉर्म की पॉलिसी पे रखेंगे। जिस तरह हमारा डेटा आता जाएगा उसके मुताबिक हम फैसले करते जाएंगे और अगर ये ट्रेंड नीचे चलता जाता है तो बतदरीज हम चीज़ों को खोलते जाएंगे, लोगों को सहूलत देते जाएंगे।
लेकिन अगर हमें किसी मकाम पर कोई ऐसी सूरत हाल नजर आती है कि दोबारा, जिसका एक कभी इम्कान है, क्योंकि देखिए अभी हमारी वैक्सीनेशन तो बिल्कुल मिनिमल है जी। और दूसरी बात वैक्सीनेशन में जो सबसे अहम बात है, अब तक हम उन लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं जो खुद जिम्मेदार शहरी थे, उन्होंने खुद अपना टाइम लिया, उन्होंने अपने कोड का इंतजार किया, फिर वो वैक्सीनेशन करवाने गए। तो ये वो आबादी होती है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी को फैलाएंगे नहीं, ये हिफाजती इकदाम पे अमल भी करेंगे। असल खतरा तो हमें उस आबादी से है जो इसमें यकीन ही नहीं रखते, जो वैक्सीन भी नहीं लगवाना चाहते, जो हिफाजती इकदाम भी नहीं करना चाहते। तो अब उनके बिहेवियर में पता लगेगा हमें कि ये बीमारी किस पहलू पे रुकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो लोग जो ना तो इसको समझते हैं और जो नहीं समझते वो फिर ऐसी रूमर्स या ऐसी खबरें भी फैलाते हैं कि ओहो हो वैक्सीन तो बिल्कुल सेफ नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत कन्विंस हो रहे होते हैं वो भी कन्विंस नहीं होते हैं। और ऐसा ही हो रहा है आजकल एक ऐसी वैक्सीन को लेकर जो पाकिस्तान में 40+ लोगों को लगाई जा रही है, और हम बार बार इस पर इसलिए भी बात करते हैं कि मेडिकल ओपिनियन बहुत मैटर करती है और लोग उसको सीरियस लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, एस्ट्राजेनेका का बड़ा जिक्र हो रहा है और उसके खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं कि उसकी ब्लड क्लॉटिंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और ये बाकी सारी कंट्रीज में नहीं लगाई जा रही, इसलिए पाकिस्तान को दे दी गई और पाकिस्तान उसको बस लगाए जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि ये बाकी सारी कंट्रीज में नहीं लगा रही, सिवाय चंद एक मुल्कों के जो बहुत अमीर मुल्क हैं जिन्होंने ऑब्वियसली फैसला किया कि अच्छा भी अगर हम एक बेहतर चीज देखें ना, मर्सिडीज गाड़ी बड़ी अच्छी है, मैं तो नहीं खरीदता, बहुत से लोग सुजुकी खरीदते हैं, तो सब पता तो सबको है कि मर्सिडीज सुजुकी से बेहतर कार है जी। लेकिन आपके मसाइल होते हैं। तो ये बात हमेशा रिलेटिव रहती है। इसका जो खतरा है वो 2.5 मरीज में एक को ब्लड क्लॉट होता है, और वो भी यूरोप में बहुत ज्यादा इसलिए है कि वहां पर खवातीन जो है वो ईस्ट्रोजन टैबलेट्स लेती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, जो कि खुद से एक बहुत बड़ा और आप देखेंगे कि यही कहा जा रहा है कि इस एज की औरतों को मत लगाएं, जो चाइल्ड बेयरिंग एज, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक। तो इस वजह से हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि बगैर किसी साइंटिफिक बेसिस के, देखिए दुनिया तो साइंस पे चल रही है ना, ये मेरे जहन के ख्यालात पे तो नहीं चलती। तो साइंटिफिकली जब हम देखते हैं तो पहली बात तो ये है कि बड़ी उम्र के लोगों को कोई खास खतरा नहीं है, आदमियों को कोई खास खतरा नहीं, एक खास उम्र की और वो हमने क्लियरली बताया है अपने वैक्सीनेटर्स को कि आपने इस उम्र की खवातीन को ये वैक्सीन नहीं लगानी। सही। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से जिक्र किया है एस्ट्राजेनेका का, 160 ममालिक में ये ऑफिशियली बताया जा रहा है कि लग रही है, फाइजर 96 में और जो साइनोफार्म है वो 48, जबकि स्पुतनिक जो है 38 और साइनोवैक 26 में। मतलब ये वो वैक्सीन है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो फिर उस तरह से अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाई जा रही है? क्योंकि हमने ये देखा है कि एक बहुत बड़ा मसला ये आ रहा है पाकिस्तान में कि उस तरह से हम लोग अवेलेबल भी हैं, हमारा सिस्टम भी ठीक जा रहा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, वो कन्फ्यूजन दूर, जैसे सीमन ने भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर बात हो रही है, लोग डर कर घर पर बैठ गए हैं, इसको दूर गवर्नमेंट ने करना है कि कन्फ्यूजन दूर की जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ा मेरे तो दुखती रख की आपने बात की। मैं पिछले 1 साल से तमाम मीटिंग्स में कह रहा हूँ कि हमें टीवी पे रोजाना प्रोग्राम करना चाहिए। बदकिस्मती से उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कल ये फाइनल फैसला हो गया कि ये अगले 3-4 रोज में रोजाना पीटीवी पे 1 घंटे का प्रोग्राम हम अपना एक डॉक्टर भेजेंगे जो लोगों के इन तहफ़्फ़ुज़ात को, लोगों के ज़हन में जो ये ख्यालात हैं इनको दूर करने के लिए अवेलेबल होगा। उसके अलावा एक हेल्पलाइन होगी इसके लिए, जो कि वही हम कोरोना वाली हेल्पलाइन को यूज कर रहे हैं कि लोग फोन करके पूछ सकते हैं। लिटरेचर तैयार हो गया जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पे हम आज डिस्पैच करें। जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ और, चूंकि आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर भी हैं और वैक्सीन का ये तमाम प्रोसेस आपके अंदर से, आपके सामने से गुजरता है, तो 30+ वालों की रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गई और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही एज होगी जो वैक्सीन लगवाना चाहती है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो खुद रजिस्टर करा रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने बड़ों को भी कन्विंस किया था कि रजिस्टर कराएं और वैक्सीन लगाएं। इनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी और ये प्रोसेस कब से शुरू होगा? देखिए, इनमें से जो खवातीन चाइल्ड बेयरिंग एज की हैं एंड दे मैरिड, उनको तो एस्ट्राजेनेका प्रेफरेबली अवॉइड की जाएगी अगर वो ईस्ट्रोजन टैबलेट्स पे हैं। उनके लिए हमारे पास साइनोफार्म भी है और साइनोवैक भी है। ठीक है। सो अब इस सारी वैक्सीन को हमें इंटेलिजेंटली यूज करना है कि किसको क्या है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आप ये नहीं कह सकते कि फलां वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि वो गैर साइंसी एक मफरूजा होगा और उसके हम मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। तो डॉक्टर साहब, ये शुरू कब से हो रहा है अंदाजन 30+ के लिए जो लगने का अमल है? अभी तो रजिस्ट्रेशन हो रही है।
और टू बी ऑनेस्ट वैक्सीनेशन करते हैं प्राइमरी हेल्थ वाले, तो मैं उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन आज या कल वो हमें बता देंगे कब शुरू होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एंड फॉर ऑल दिस क्लियरेंस, जब भी कोविड का एक स्पेशल सेगमेंट करते हैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जरूर इस पर बात करते हैं, ताकि जितनी रूमर्स हैं या फेक खबरें हैं उनकी तरदीद हो सके और जो असल फैक्ट्स हैं वो आप तक आ सके। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी अवाम में हमेशा हमने ये चीज़ देखी है कि वो बढ़ चढ़कर आवाम की खिदमत करने के लिए, अपने शहरों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ती है। ईदी फाउंडेशन इसी तरह बहुत काम करती रही और दीगर फाउंडेशंस भी हैं, लेकिन आज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है मौलाना तारिक जमील साहब की फाउंडेशन, जिसने अब एम्बुलेंस सर्विस का भी बाकायदा आगाज़ कर दिया है और उसका इफ्तिताह कर दिया गया। बिल्कुल, इस फाउंडेशन के क्रेडिट में और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं लोग, उसमें एजुकेशन भी है, लोगों की वेलबींग भी है, हेल्थ सेक्टर भी है, जिसमें पहले से ही वो फ्री इलाज जो है लोगों को प्रोवाइड कर रही थी ये फाउंडेशन। और अब जो बेहतरीन काम ये किया गया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज जो है वो मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन की अम्ब्रेला के अंदर आपको नजर आएंगी और लोगों को फैसिलिटेट करेंगी। और एम्बुलेंस का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अब सर, क्योंकि आपने फर्स्ट एड जो देनी है वो एम्बुलेंस के थ्रू देनी है, हॉस्पिटल लाने तक पेशेंट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंस। और जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस एम्बुलेंस का देख रहे हैं वो एक्चुअली लेटेस्ट और वेल इक्विप्ड लग रहा है। बिल्कुल, और बड़ी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है और बेहतरीन मॉडल, मतलब एक जिस तरह से मॉडर्नाइज्ड एम्बुलेंस है जिसकी ज़रूरत भी होती है, आपको फर्स्ट एड वहीं पर मिल जाए, इलाज फौरी मिल जाए अगर आप जो है बीमार हैं या फिर आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी एड की ज़रूरत है, तो ये अच्छी चीज़ है। इसको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और बढ़ चढ़ कर इनका साथ भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही फाउंडेशंस के जरिए पाकिस्तान जो है उसकी आवाम की खिदमत हो रही है। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी की खिदमत करना चाहें तो आपकी रीच इतनी वास्ट हो जितनी फाउंडेशंस की होती है। तो अच्छी फाउंडेशंस और क्रेडिबल फाउंडेशंस जो हैं वो गरीबों की मदद करती हैं और हमें सपोर्टिव होना चाहिए। और कल ऐसा हुआ भी, ट्विटर के ऊपर इनकी तस्वीर जो है वो लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन फिर आपको पता है कि एक साइड और एक पूरा ग्रुप जो है वो तनकीदी भी होता है, वो चीज़ भी चल रही थी। बट वी हैव टू चूज कि हम कहाँ स्टैंड करें। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए, चूंकि रोड सेफ्टी का वीक भी चल रहा है पूरी दुनिया में और आपको ये मालूम है कि एम्बुलेंस तेज चल सकती हैं, उनको रास्ता भी आपने देना होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल गाड़ी पे जा रहे हैं और आपने क्या किया कि तेज़ रफ्तारी की और फिर आपने अगर इशारा तोड़ दिया, तो फिर पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि अक्सर लोग निकल जाते हैं, कुछ मतलब निकल जाते हैं कि जी बस हमें माफ कर दें, अच्छा चले छोड़ दें, थोड़ा सा जुर्माना हुआ, फिर दोबारा से आपने प्रेशर कॉल्स कराई जाती हैं। हाँ, प्रेशर कॉल्स कराई जाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग थोड़ा सा जुर्माना देते हैं, अगर वो उस जुर्माने को देते हुए भी बड़े परेशान होते हैं, लेकिन ऐसा दुनिया में नहीं होता। दुनिया में ऐसा नहीं होता जी। और ये अभी आपको हम स्टोरी सुनाने लगे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी की, जहां पर रिवाइज किया गया कुछ फाइन्स को। और अक्सर हम ये बात करते हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में ये फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, और ये अब आप देखें कि सिग्नल तोड़ने पर अबू धाबी में 1000 UAE दिरहम, जो कि पाकिस्तानी 41,690 जुर्माना हो। मतलब सिग्नल तोड़ा तो आपके 41,000 रुपए गए और एक दफा देना पड़ेगा। और ये तो आपको फौरी देना पड़ेगा। अगर आपने दोबारा ऐसी कोई हरकत की, दोबारा से अगर आपने सिग्नल तोड़ा, तो आपके लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं, आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। और फिर अगर आपने दोबारा से इस तरह की गलतियां करते रहे तो फिर 50,000 दिरहम तक भी जुर्माना हो सकता है गाड़ी छुड़वाने के लिए, और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये है इंटरनेशनली जो कि तरीकाकार हैं रूल्स को फॉलो करवाने के लिए, तो हमें इससे सीखना भी चाहिए और हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में किस कदर रोड सेफ्टी को फॉलो किया जाता है, किस तरह से लोग जो है यहाँ पर इशारे तोड़ते हैं या फिर तेज रफ्तारी करते हैं। तो इंटरनेशनली तो हमने ये देखा है, UAE में भी बड़ी सख्ती से ये अमल दरामद होता है। मैंने खुद भी इसको फॉलो किया और देखा भी है। और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो $500, $600, $1000 आराम से फाइन होता है आपको। और वो ये नहीं है कि आपको वार्डन्स या पुलिस वाले रोकते हैं, वो कैमरा ने कैप्चर कर लिया और वो सबूत भी आ गया और आपको देना पड़ेगा। यहाँ आपको याद होगा मोटरवे पुलिस ने ये ऐसा इकदाम उठाया था कि ओवर स्पीड पर मोटरवे में हम चालान 5,000 रुपए के लेंगे। क्या हुआ, वापस लेना पड़ा। वो प्रेशर इतना हो गया कि नहीं 5,000 तो बहुत ज्यादा है। उस वक्त भी मेरा पॉइंट ये था कि अगर 5,000 बहुत ज्यादा है तो मत करें, ओवर स्पीड आपको नहीं देना पड़ेगा। ये कोई रियलाइज नहीं करता। हम तब तक मुनज़्ज़म कौम नहीं बन सकते जब तक हमारी ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर नहीं होती, और मेरा इस पे बिलीव है। और अगर आपको बहुत शौक है ना कि आपने तेज रफ्तारी करनी है और आपने तेज रफ्तार सवारी में बैठना है, तो फिर आप गाड़ी की बजाय आप चले जाएं रोलर कोस्टर पे, रोलर कोस्टर में जाके बैठें और इसकी जो वहां पर पूरी कर सकते हैं, क्योंकि रोलर कोस्टर दुनिया की तेज एक तो अबू धाबी में है भी,
और इसके अलावा यूरोप में भी बहुत से मुल्कों में है। तो अगर आपको बहुत शौक है तेज रफ्तारी का तो फिर आप वहाँ पर बैठ के एंजॉय करें। अच्छा, आप कभी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं? मैं बैठा ही नहीं था बल्कि। अच्छा, नहीं, मैं 2-3 दफ़ा बैठी हूँ। मतलब एक थोड़ा स्लो मोड वाला, एक पूरा थ्रिल वाला। लंदन में एक रोलर कोस्टर है। लंदन की ये खबर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि 1 दफ़ा बैठना या 2 दफ़ा बैठना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बिलीव मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन एक शख्स जो गैर मामूली असाब का मालिक था, 6 घंटे में रोलर कोस्टर पर 64 मरतबा बैठने का उसने नया रिकॉर्ड बना दिया। उसके बाद तो मुझे लगता है वो गिर गया होगा, मतलब उसका सर इतना घुमा होगा कि वो गिर गया। ये जो साहब हैं इन्होंने कहा कि जब मैंने इतनी दफ़ा मतलब जब रोलर कोस्टर का चक्कर लगा लिया तो उनको मामूली से प्रॉब्लम हुए हैं। मामूली प्रॉब्लम हुआ क्या है उनको सिर्फ थोड़ा सा सर चक्कर आए हैं और थोड़ा सा उन्हें नौजिया सा फील हुआ है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है रोलर कोस्टर के बाद बैठने के बाद। इन्होंने जो रिकॉर्ड बना दिया उसके बाद इनके साथ ऐसा हुआ है। तो बड़े मतलब एडवेंचरस हैं और इनका जो है ना, लोग क्या क्या रिकॉर्ड बनाते रहते हैं वैसे। लेकिन आप देखें टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और उनकी खबर जो है पहले 63 मरतबा था, इसका मतलब है तो रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब इससे पहले भी कोई ऐसा शख्स था और 6 आवर्स नॉट लाइक की जिंदगी में 6 घंटों में ही 64 मरतबा बैठे। वेरी गुड जी, कोई बात नहीं, आपका रिकॉर्ड है, बन गया और ये खबर भी बन गई। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत का ई कॉमर्स पॉलिसी का जो एजेंडा है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव खबर आती है ई कॉमर्स के हवाले से कि ऐसा लगता है कि अब कुछ बेहतरी आएगी इस फील्ड के अंदर। और मौजूदा हुकूमत में जो एक बहुत बड़ी खबर वो ये आई है कि अमेज़ॉन को सेलर लिस्ट में शामिल कर लेगा। मतलब अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इससे ई कॉमर्स के बिजनेस में बहुत फ़रोग मिलेगा। और लास्ट टाइम भी हमने जब इस पर प्रोग्राम किया था, को याद होगा, तो हमें ये बात सुनने में आई थी कि पाकिस्तान चूँकि सेलर लिस्ट में शामिल नहीं है तो पाकिस्तान से जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो कहीं पर इंग्लैंड में या किसी और मुल्क में रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को और उसके बाद फिर वो अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये होगा कि पाकिस्तान जब सेलर लिस्ट में शामिल है तो फिर पाकिस्तान को क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या बेहतरी आ सकती है, ये हमें जानना होगा। बिल्कुल। और सेलर लिस्ट में आने का आसान अल्फाज में मैं थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन बता दूं कि आपका अपना अकाउंट होगा, पाकिस्तान के एड्रेसेस और बैंक अकाउंट्स के ऊपर बेस करके आप अपना पूरा सेलर अकाउंट बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में अप आउट फ्रंट बेच सकते हैं। और चूंकि कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन जो है उसमें पाकिस्तान की कीमतें चीज़ों की बहुत कम होती हैं, तो वो जो फ्लॉरिश करने का एक आइडिया है वो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं अमेज़ॉन के और इस तमाम ई कॉमर्स बिजनेस के साकिब अजहर साहब, उनसे हम जानते हैं। साकिब साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और जैसे कि आपने सुना भी इंट्रो में कि अमेज़ॉन की सेलर लिस्ट में हम शामिल हो गए हैं, पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ, बड़ी बात है। कितनी वाकई ये बड़ी बात है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ये है क्या, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो ये आज 21 मई का दिन एक पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल डे है, बिकॉज़ 105 मुल्क थे जो कि अप्रूव कंट्रीज़ थे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अमेज़न पे अपना अकाउंट बना सकते थे। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली नहीं था। तो अब आज फॉर्मली 21 मई 2021 को पाकिस्तान को अप्रूव कंट्रीज़ में सुबह सुबह ऐड किया गया। अनाउंस किया गया कुछ दिन पहले कि ऐड होगा, बट लेकिन आज फॉर्मली लिस्ट में ऐड हुआ। तो ये कि इससे होने क्या जा रहा है, इससे होने ये जा रहा है कि पाकिस्तानी ऐसी मार्केट प्लेस में सेल करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू है $1.7 ट्रिलियन, 1.7 खरब डॉलर, राइट। बहुत बड़ी मार्केट, ये उसकी मार्केट एंड इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। जी, उसकी सेल्स डेली में बिलियंस की सेल्स है। डेली 6 करोड़ लोग उस साइट को विजिट करते हैं बाइंग करने के लिए और पूरी दुनिया उस पर सेल करी। सो पाकिस्तानी लोग अब क्या कर सकते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, उनके प्लेटफॉर्म पे वहाँ रखवाएंगे माल, ऑर्डर आएगा और अमेज़ॉन ही अपने कंट्री से जहाँ पे आप भेजेंगे, अमेरिका, यूरोप, पहले हम रजिस्टर भी यहीं पे कराएंगे ना, तो पाकिस्तानी डिटेल से, पाकिस्तानी कंपनी से। सो यहाँ से रजिस्टर्ड कराएंगे पाकिस्तान की एड्रेसेस यूज करके, फोन ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। इससे पहले क्या होता था, हम बाहर कंपनी रजिस्टर्ड करते थे और वहाँ से पैसे वहीं पे ही रहते थे अक्सर लोगों के। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान यहाँ से अकाउंट बनाकर पैसे फिर इधर आएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी बैंक्स में एक बिल्कुल। सो एक हाई
हाइपर वॉलेट एक ऐसा करेंसी एक्सचेंज सर्विस है जिसको यूज़ किया जाएगा, जो कि लिंक होगी पाकिस्तान के बैंक्स के साथ। बिल्कुल। अच्छा, अब ये अकाउंट बनाने के लिए हमारे पाकिस्तानियों का सबसे पहला सवाल ये आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, चार्जेस होंगे या नहीं होंगे, क्या कोई भी बना सकता है यहाँ पे अपना अकाउंट जिसके पास बाहर फैसिलिटीज़ हैं, कोई गोडाउन टाइप है कि वो अपनी चीज़ें वहाँ रखवा दे? सो आपके पास आइडियली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए पाकिस्तान की, एक एंटिटी जो होती है, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट्स पे भी नाम पर भी अकाउंट्स बन जाते हैं, बट एक्चुअली वी रिकमेंड के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए जिसका पाकिस्तान का एड्रेस होगा, वैलिडेट होगा, उसी के अगेंस्ट ही आपके यूटिलिटी बिल्स होंगे, फ़ोन नंबर्स ऑब्वियसली आपकी आइडेंटिटी और या कोड्स वगैरह देने के लिए, और टैक्स आईडी जो कि पाकिस्तान का लोकल टैक्स आईडीज़ हैं, NTN एंड ऑल दैट, जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ आप रजिस्टर्ड होंगे अकाउंट जो कि, और अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट या ID कार्ड, जो कि आप आइडियली पासपोर्ट इज़ रिकमेंडेड, जो आप एज एन ID देंगे कि इस नाम पर अकाउंट क्रिएट होगा। तो उसके बाद ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। दो तरह के मॉडल्स होंगे, एक ये कि आप यहाँ तो अपनी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे अमेज़ॉन पे, जितने भी यूनिट्स, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कितने मिनिमम या मैक्सिमम होने चाहिए, जो आपकी कैपेसिटी है, और फिर जब ऑर्डर आएगा उसको, तो वो ऑर्डर के जो पैसे आफ्टर 15 to 30 डेज़ आपके अकाउंट में आएंगे। साकिब साहब, अब ये तो एक बड़ा अच्छी एक स्टेप है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली, लेकिन इसमें ये है कि जिस तरह से मसला ये होता है अक्सर लोगों को कि लोग रजिस्टर करवा लेते हैं, उसके बाद उनको काम नहीं समझ आता, कंपनी किस तरह करेंगी, मैनेजमेंट क्या ये आसान है, फिर रखना कहाँ पर है, स्टॉक कहाँ पाकिस्तान में रहना है या फिर बाहर से आपने कहीं पर लेके जाना है, क्योंकि ये भी मैनेजमेंट लोगों को नहीं आती है। अच्छा, फिर ये भी है कि कितने पैसे देकर रजिस्टर कराना है या फिर सिंपली हो जाता है, ये भी थोड़ी टेक्निक्स बताइए। इस पे दो तरह के अकाउंट होते हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, जिसकी फ़ीस है $39, 39.9, सो $40 अ मंथ बेसिकली। सो $40 आपको पे करने होते हैं रिगार्डलेस आप सेल करें या ना करें, अगर आप कंपनी पे अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा है कि अगर आप अपने नाम पे बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसमें आप अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। so $40, बाकी हर ट्रांजैक्शंस पे अमेज़न अपनी चार्ज करता है कमीशन को, क्योंकि दैट्स देयर बिजनेस मॉडल। तो बट दैट्स स्टिल वर्थ इट, क्योंकि हम सारा सिखाते हैं लोगों को कि कैसे आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है किसी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले। अगर मैं कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ तो ये नहीं है कि मैं इसको आज से ही लिस्ट करके बेच दूँ। व्हाट आई नीड टू नो इज़ कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, मुझे घर में कितने पैसे आएंगे, मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, वो पूरा प्रोसेस है। अब दुनिया की मार्केट प्लेस पे सबसे बड़ी पे जा रहे हैं तो उसके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। व्हाई दैट क्वालिटी भी, क्वांटिटी भी, वो ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाया कुछ नहीं और आया कुछ नहीं, ऐसा होगा तो वो वाली ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है। बिल्कुल, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है कि यू कांट चीट द सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से। स्टॉक कहाँ पे रखना है? स्टॉक आप उनके अमेज़न के वेयर हाउसेज में रखेंगे। वो है पाकिस्तान में तो है नहीं, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन यही है कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ चला जो कि आप अगर अमेरिका में फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं तो पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ से भी, वहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे 1000 यूनिट्स फॉर एग्जांपल, वो अमेज़न के वेयर हाउस में। वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो अमेज़न खुद ही रखता है अपने वेयर हाउस में, क्योंकि आपका जब अकाउंट बनता है तो आपको जगह एलोकेट कर दी जाती है अगेंस्ट योर नेम। हर बंदे की एक अलग से जगह है, मतलब आपको खुद से मैनेज नहीं करना पड़ता। तो ये एक और आसानी है, एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा, चूंकि यूर एन अमेज़न एक्सपर्ट, अब पाकिस्तानियों को ये बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिक सकती हैं पाकिस्तान की, कौन सी ऐसी टाइप है जिनको ज़रूर जाना चाहिए अमेज़न मार्केट में? देखिए, पाकिस्तान की तो दो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में इस वक्त। टेक्सटाइल है और दूसरी है स्पोर्ट्स है, और ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि सदाबहार है, जिसमें इंतहाई बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान की पिछले साल $10 बिलियन की एक्सपोर्ट थी सिर्फ टेक्सटाइल की, उसमें से 70% एक्सपोर्ट थी ऑनलाइन की। तो हम ये चाहते हैं कि लोग अपना ब्रांड डेवलप करें, ना कि लोगों को दें और वो अपना प्राइवेट लेबल बनाकर सेल करें। तो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर्स खुद अपनी प्रोडक्ट्स को ब्रांड बनाकर सेल करें, और ताकि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स शो की जाए। अब प्रोडक्ट्स कौन सी सेल करनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि जो मुझे पसंद है वो सेल करनी चाहिए, वो ऐसा एक पूरा क्राइटेरिया है कि जिसकी डिमांड हाई हो, कंपटीशन कम हो, जिसकी छोटी सी प्रोडक्ट्स है, कोई इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स नहीं है। What kind of reputation do we have in international market? मतलब मेड इन पाकिस्तान का आपने जिक्र किया तो अक्सर लोग रिलक्टेंट भी हो जाएंगे कि मेड इन पाकिस्तान होगी तो पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी क्वालिटी वाइज, तो पीपल वोंट प्रेफर टू बाय इट। तो बिजनेसमैन के
लिए ये बड़ा मैटर करता है? देखें, हमारी रेपुटेशन क्या है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। दुनिया में इस वक्त 5वां बड़ा सेलर अमेजोन पे, जिसकी $360 मिलियन सेल है, वो पाकिस्तानी है, विच इज यूटोपिया डील्स। दिस इज द सेलर हु इज बेस्ड फ्रॉम कराची, और वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेल करते हैं। आपकी अगर क्वालिटी अच्छी है, इस तरह की एग्जांपल लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करती है कि हमें भी जाना चाहिए एंड वी शुड डू इट। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा एक ब्रांड है पाकिस्तान का, सियालकोट से, जो कि अमेजोन पे मिलियंस डॉलर्स की सेल करता है, जिसका नाम है RDX स्पोर्ट्स। तो ये लोगों को पता नहीं है। अब बेसिकली लोगों को ये पता नहीं है, और लोगों को जब ये पता लगेगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे। ट्रेनिंग कोई इस तरह के मामला करना चाह रहे हैं अब आप लोग, क्योंकि आप लोग तो पहले ही एक्सपर्टीज हैं इसमें? जी, हम तो ट्रेनिंग करते ही रहे हैं मजीद, क्योंकि अब तो सेलर लिस्ट में हम आ गए मजीद, क्योंकि अब हमारी ट्रेनिंग अपडेट होंगी बेस्ड ऑन द पाकिस्तानी कंपनीज, पाकिस्तानी लॉजिस्टिक्स एंड ऑल दैट। पहले हम बाहर की कंपनीज और बाहर की लॉजिस्टिक्स के साथ सजेस्ट करते थे चीज़ों को, बट अब जो अकाउंट क्रिएशन, लॉजिस्टिक्स और वो सारा कुछ हमारा अपडेट होगा बेस्ड ऑन द पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और, एज अ सेलर तो ये बड़ी अच्छी खबर है, एज अ बायर मैं हमेशा वेट करती हूँ कि कहीं कोई ऐसी खबर इस पे भी आ जाए कि हम अमेजोन से खरीद सकें। क्यों, कोई चांसेस लग रहे हैं आपको? देखें, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं हम, जो कि ऐसे सेलर्स जो कि वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स देखें, that's very limited, बहुत लिमिटेड है, एग्जैक्टली। बट अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान एक मरला तय हो गया, अगला मरला फिर शायद परचेजिंग का भी आ जाएगा, लेकिन ये इससे हमें फायदा बहुत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी। इंपोर्ट तो वैसे भी हम इतनी खास चीजें करते नहीं, और वैसे भी गवर्नमेंट कहती ना ही आए कुछ बाहर से, क्योंकि फिर डॉलर देना पड़ता है, इसलिए ठीक है। चलें, अभी फिलहाल ये स्टेप भी मेरा ख्याल बहुत ज्यादा बिल्कुल सही। एंड सिंस यू आर सोशल मीडिया एंड मीडिया एक्सपर्ट और पूरा ये इस चीज को समझते हैं, तो एक और खबर जो कल से गर्दिश कर रही है, मैं जरूर उस पर आपका कॉमेंट लेना चाहूंगी। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो बिटकॉइन की कीमतें गिरावट का शिकार हैं, और ऑल्दो इट्स इलीगल इन पाकिस्तान एंड यू शुड नॉट डू इट, बट टॉप ट्रेंड्स देखकर हमें ये पता लगता है कि बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो अब नुकसान भुगत रहे हैं। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो ये एक मतलब हवा में ही सारी चीज है, ऊपर नीचे होती रहती है एंड ऑल दिस इज लाइक में है, ये तो पेपर मनी भी नहीं है। दुनिया में इसको फॉलो तो किया जा रहा है, लोग इसलिए कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, बट ये कि ये कंट्रोल्ड है एक बहुत बड़े बिग माफिया से। whenever they want they can drop it, whenever they want they can increase it. So ये पाकिस्तान में obviously it's emerging technology, people are starting to learn and all this, लेकिन ये आप भी एक्सपर्ट हैं, एक और बड़े हमारे पास एक्सपर्ट एक अचानक से उनसे बात हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त बात ये होने जा रही है हमारी, क्योंकि वो इस वक्त सब उनसे बात करना चाह रहे हैं सारी दुनिया। एंड सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव उन्होंने ही लिया। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वकार ज़का साहब, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा आपकी कोशिशें, काविशें क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के हवाले से बहुत हमने देखी रिसेंट पास्ट में, लेकिन अब वो गिरावट का शिकार है, तो तनकीदी कमेंट्स भी आ रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा पाकिस्तानी अवाम को, ये है क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप वकार ज़का को फॉलो करते हैं, तो वकार ज़का ने एक निजी चैनल पे 24 घंटे पहले अपने फेसबुक, सोशल मीडिया, हर जगह बताया था कि अब ये बिटकॉइन जो $30,000 टच करेगा, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो आपने लालच क्यों की? आपने क्यों सोचा कि भाई वकार ज़का जो बता रहे हैं उसको फॉलो नहीं करना? एक मार्केट से निकलने का भी टाइम है, चाहे गोल्ड ट्रेडिंग हो, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग हो। और इसी वक्त मैं आपके चैनल के थ्रू एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। FATF के मुताबिक पाकिस्तान ग्रे एरिया में है। इसमें कोई व्हाट्सएप ग्रुप क्रिप्टो करेंसी का, कोई टेलीग्राम ग्रुप आप नहीं बना सकते। जो हमने बनाया हुआ है वो फेसबुक पे है, जिसका नो योर कस्टमर KYC वगैरह फेसबुक करता है। मेरा पेज है जिसपे ब्लू टिक लगा है, वहां पर बिकम सपोर्टर लिखा है। उसके अलावा कोई मेरे नाम से ग्रुप, कोई चीज, कोई मैं आपको खुद, अच्छा लोग ऐसे जो मेरे नाम से मैसेज कर रहे हैं और लोग उन्हें पैसे भी दे रहे हैं। भाई मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा कभी भी कि आप अपने पैसे मुझे दे। दूसरी चीज 45,000 का, देखें हर कोई ने जल्दी चाहता है कि जल्दी से बात हो, तो मैं ये बताना चाहता हूं बिटकॉइन में जितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, आप समझे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, अगर वो प्रॉपर्टी पे जलजला आ गया या वहां पर कोरोना आ गया तो प्रॉपर्टी की कीमत गिर जाती है। आप पैनिक में आके बेचते नहीं है, संभाल के रखे, 1 आध साल बाद सब सेट हो जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जी वकार भाई, आपने कहा कि बिटकॉइन के अचानक, लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी का डिप आया है। सभी लोग ट्विटर पर देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल 30%, को 14%, को 10%, मतलब सिर्फ बिटकॉइन का यहाँ पे नाम तो नहीं लिया जा रहा ना, ओवरऑल भी नहीं तो डिप आया। देखिए बिटकॉइन के वजह से मार्केट ऊपर, बिटकॉइन ऊपर, सब कुछ ऊपर, बिटकॉइन नीचे, तो हर कुछ नीचे जा रहा होता है। और देखें ये तो लोग नए नए अभी आए हैं ना,
हम 2013 से इस चीज पे वीडियोस बना रहे हैं। जो भी नया नया आया होता है ना वो एकदम डर जाता है, जब जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब पहली दफा एमबीबीएस वाला जाता है ना और वो बॉडी देखता है तो डर जाता है। तो आपका दिमाग रेडी नहीं था इस फ्लक्चुएशन के लिए। इसलिए हम कहते हैं जब तक आप सीखते नहीं है, किसी के भी बोलने पे इस कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, उस कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, खुदा के वास्ते ये वो गोल्ड या स्टॉक ट्रेडिंग नहीं है। आपको पहले खुद सीखना है, क्योंकि आपके मोबाइल का और किसी का भी एक्सेस हमारे पास नहीं होगा, ये किसी भी बताने वाले के पास नहीं होगा। किसी रिश्तेदार के बोलने पे, किसी के भी बोलने पे किसी कॉइन में इन्वेस्ट ना करें। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज बता देता हूं। इस वक्त टाइम हो रहा है 10:18 सुबह के, और आज है 21 में 45,000 का लेवल है। 45,000 का जब तक बिटकॉइन की प्राइस नहीं तोड़ती, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज बर्बाद रहेंगी। तो 45,000 का दुआएं मांगे, अगर आपके नसीब में होगा तो 45 क्रॉस कर जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये 37,400 का लेवल तोड़ता है या नीचे आता है तो फिर इसके अंदर एक बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नजर आ सकती है। लेकिन ये देखें 30,000 आया और 1 मिनट में ऊपर गया, 1 मिनट में ऊपर गया। कौन सी दुनिया की मार्केट है जिसकी रिकवरी इतनी जल्दी होती है? सही, लेकिन वकार ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, ये हमारी आवाम में नहीं है, ये आप बेहतर तौर पर समझते हैं। तो आपने कहा कि थोड़ा इंतजार कर लें, बेहतर हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इस पर ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये इलीगल है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, ना इसको अप्रूव करती है। आप लोगों को कह रहे हैं कि इस तरफ आएं और सीखें, और इसमें बड़ा पैसा भी है और आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो ये दो कंट्रोवर्शियल बातें नहीं होगी? वकार ज़का स्टैंड्स फॉर द राइट थिंग और एक तरफ गवर्नमेंट है, तो ये कंट्रोवर्शियल चीज नहीं हो जाती है फिर? देखें मोहतरमा, यही तो मैं बता रहा हूं, वो जो होता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ हुआ आप लोगों का। पहली बात तो ये कि ये इलीगल किस इदारे ने करार दिया है वो मुझे बताएं। कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया है जिसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर रेहान मसूद ने खड़े होकर बोला हमने कभी से इलीगल डिक्लेयर किया ही नहीं है। कोई दुनिया में नोटिफिकेशन पाकिस्तान का है ही नहीं। FIA शेख रशीद साहब, नहीं आप मुझे दिखाएं। मुझे तो FIA को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, जो मैं खुलेआम कह रहा हूं। मेरा फेसबुक ज्वाइन करें, $10 दें भाई। देखिए अब तो आपको उन्होंने एडवाइजर बना दिया ना, एक्सपर्ट बना दिया। एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो चीज इलीगल डिक्लेयर नहीं होती वो लीगल होती है। ये इंग्लिश कॉमन लॉ का, मैं 3 साल कोर्ट में बगैर वकील के जाके केस लड़ाए। बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। हाँ, अगर आप इसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अगर आप मुल्क से बाहर पैसे भेजते हैं, अगर आप इसे डिक्लेयर नहीं करते, देखें अगर आपका बिटकॉइन है ना तो ये आप ये नहीं कह सकते इसमें कानून साजी नहीं है। भाई डिक्लेयर करो। विंडोज इंटरनेट की किसी भी प्रोडक्ट पे पाकिस्तान में कोई कानून साजी है क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड करने पे कोई कानून साजी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाकर अगर आप कोई दहशतगर्दी की चीज लिखते हैं और वो हर जगह पर प्रिंट आउट लगाते हैं, प्रिंटर यहां पर लीगल है, इलीगल है। इंटरनेट की कोई भी चीज हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको आगे बताए। हराम चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो इलीगल होती है उसकी सजा मुकर्रर कर दी जाती है। अगर बिटकॉइन इलीगल होता तो उसकी कोई सजा भी होनी चाहिए ना कि बिटकॉइन रखने की। तो ये वो लकूना है जो आपने फाइंड किया इस पूरे सिनेरियो के अंदर। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ। और आज क्रिप्टो के लिहाज से जो एक बड़ा दिन होगा, शाम 6-7 बजे के करीब वो NID यूनिवर्सिटी में जाके कौन करने वाला है सिंध गवर्नमेंट से, वो फिर आप देखेंगे। तो इलीगल बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो मसला है। वकार साहब, आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ भी आपकी बात चल रही है, लेकिन KP गवर्नमेंट में क्या रोल होगा? क्योंकि वहां पर भी आपको एडवाइजर, एक्सपर्ट क्रिप्टो करेंसी का कहा जा रहा है और फिर उसके साथ आपकी खिदमत भी ली जाएंगी। उसमें क्या रोल होगा, क्या टारगेट्स क्या हैं? देखिए पहली बात तो ये सूबाई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं कि वकार ज़का कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं काम कर रहा हूं। भाई खैबर पख्तूनख्वा युगांडा का हिस्सा नहीं है। पहली बात तो ये होगी। देखिए सिंध गवर्नमेंट जो है ना, सिंध गवर्नमेंट के साथ और या KP, ये जो KP गवर्नमेंट की कमेटी है ये इमरान खान साहब के बोलने के बाद ही बनी है। और ये कमेटी का मकसद है कि फेडरल गवर्नमेंट को वकार ज़का के साथ मिलकर हमें कानून साजी में मदद की जाए। तो ये जो वो बनाएगी, ये तो नहीं हो सकता कि KP गवर्नमेंट में क्रिप्टो लीगल हो गई, बाकी पाकिस्तान में इलीगल हुई। तो ये बेवकूफी वाली बात हर कोई कहता नजर आ रहा है कि वकार ज़का तो KP गवर्नमेंट ने उसे एक्सपर्ट बोला है, और अभी नहीं बोला। ये तो बात 8-9 महीने पुरानी है। मैंने तो ये बोला था कि मैं KP गवर्नमेंट से भाई कोई पैसे नहीं ले रहा। किसी ने उड़ा दी थी कि वकार ज़का KP गवर्नमेंट से बहुत पैसे ले रहा है। मैं फी सबीलिल्लाह काम कर रहा हूं, अभी से नहीं 1 साल से। तो मैं फिर कहूंगा कि तमाम लोग अब बिटकॉइन का 45 का लेवल देखें। और ये भाई पैनिक क्या कर रहे हो भाई? प्रॉफिट के वक्त बड़े उछल कूद मचा रहे होते हो, हल्का सा लॉस होता है तो चीखें निकल जाती हैं। अगर आप सट्टा नहीं खेल रहे थे, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आप महफूज है। स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आपका पड़ा है तो इसी तरह जैसे आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड की कीमत गिर गई है, पड़ा रहने दो भाई, ऊपर जाएगा।
आप लोग बहुत अच्छी तरह प्रॉफिट बना सकोगे, लेकिन एफबीआर में अगर डिक्लेयर नहीं करोगे तो फिर छापा पड़ेगा। सही, एफबीआर में डिक्लेयर नहीं करोगे तो छापा पड़ेगा। और ये बहुत क्लियर बात है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उसको डिक्लेयर कर दें, वो इलीगल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कानून उसको इलीगल नहीं कहता। थैंक यू सो मच वकार ज़का फॉर बीइंग विद अस एंड क्लियरिंग एयर। और एक और बात जो उन्होंने कहा, इंतजार कर लें थोड़ा सा, अगर आपने इन्वेस्ट किया है फौरन से अगर आप विड्रॉ करने की सोचेंगे तो डेफिनेटली नुकसान भी होगा और आप पैनिक भी करेंगे। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया, फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान मामले का जंग बंदी हो गई है, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान में इज़हार यकजहती डे भी मनाया जा रहा है। जुमे की नमाज के बाद तमाम पाकिस्तानी बाहर निकलेंगे, दुआ करेंगे फ़लस्तीन के लिए। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा और दुनिया का भी किरदार है कि वो भी आगे बढ़े और इस तरह के मज़ालिम को रोके जो कि फ़लस्तीन में हुआ। और हमारी ज़िंदगी की गाइडलाइन दीन इस्लाम, मज़हब इस्लाम से शुरू होती है, तो इस्लाम इस हवाले से हमें क्या तलकीन करता है, मुस्लिम उम्मा क्या रोल प्ले कर सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। रिलीजियस स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फ़लस्तीन के इशू के ऊपर आज एक अच्छी खबर 11 दिन के बाद ये आई कि सीज़ फायर हो गया। बेचारे मासूम फ़लस्तीनी कुछ अरसा के लिए पुरअमन रह सकेंगे उस लिमिटेड एरिया में। लेकिन हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, कैसी सपोर्ट फराहम करनी चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की आयत नंबर 82 के अंदर इरशाद फरमाया, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, तुम पाओगे सबसे ज्यादा तुमसे दुश्मनी करने वाला तबका अगर कोई रूए जमीन पर होगा तो फरमाया कि ये दो तबके होंगे, अल यहूद वल्लज़ीन अशरकू, और मुशरिकीन बुत परस्त, यानी यहूदी सबसे ज्यादा तुम्हारी दुश्मनी करने वाले होंगे, और जैसा कि हिंदू बुत परस्त मुशरिक ये सबसे ज्यादा तुम्हारी दुश्मनी करने वाले होंगे। तो सबसे पहले तो अपने जहनों और दिमागों में क्लैरिटी रखनी चाहिए कि हमारी दुश्मनी सबसे ज्यादा करने वाली साजिशी कौम कौन सी है, वो है यहूद की कौम। सही। दूसरे नंबर पर ये हमें नुक्ता जहन के अंदर रखना चाहिए कि आज जो सीज फायर हो रहा है, ये सीज फायर मैं इसको समझता हूँ जंग मुस्तकिल तौर पर चल रही है, उसमें आर्जी अमन का एक वक्फा आया है, लिमिटेड टाइम के लिए आया है, हो गया। अगला नुक्ता ये है, क्या मुस्लिम उम्मा को जो किरदार अदा करना चाहिए था इन पिछले 10, 15, 20 दिनों के अंदर, 27 रमजान से लेकर 25 रमजान से लेकर महल्ला अल जर्राह से शुरू होने वाली कशीदगी, बैतुल मक़दस के अंदर तरावी के दौरान इनकी शब कदर को गारत करके ऐन अफ्तार के मौका पर इबादत गुजारों नमाजियों पर जिस तरह के हमले, हैंड ग्रेनेड के हमले, शेलिंग, फायरिंग, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते गजा के मासूम निहत्ते फलस्तीनी बच्चों पर जिस तरह क़यामत बर्पा की गई, उस पर अरब मुमालिक का रोल क्या है, मुस्लिम उम्मा का रोल क्या है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु, और अगला लफ्ज बड़ा अजीब है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो जुल्म भी नहीं करता, वला युस्लिमुहु, और किसी और के सपुर्द भी मुसलमान को नहीं किया करता। क्या गजा के बच्चों को हमने इन जालिम दहशतगर्दों के सपुर्द नहीं करके रखा था? क्या आज अगर वो सीज फायर पर आ रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के रूल के मुताबिक मकामी लोकल पीपल ने जो थोड़ा बहुत वायलेशन की, जो मज़ाहमत की, उन राकटों के जवाब में आज सीज फायर हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा कहाँ है? उन्होंने अपनी जंग खुद लड़ी, वक्फा अमन का आया, खुद वो उसका जरिया बने। आज अगर हमें जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए चंद वज़राए खारजा नजर आते हैं ना, तो उसमें फलस्तीनी वजीर खारजा तुर्की या पाकिस्तान के, ये जो 57 कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज, जकार्ता, सऊदिया, बांग्लादेश, अनकरा, ढाका, रियाज, अबू धाबी, कतर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मस्कत, शारजा, ये कहाँ है सारे के सारे? मुफ्ती साहब, ये है असल नुक्ता।
मुफ्ती साहब, आपने जैसे जिक्र किया है, तो वो कहाँ पर हैं ममालिक, यही सब सवाल कर रहे हैं, फिर हल क्या है? क्योंकि सबको मालूम है यहूद और कुफार हमारे दुश्मन हैं, अगर हम उनके साथ, वो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे पर जुल्म करेंगे, तो फिर मुसलमानों का जो रोल होना चाहिए था वैसा नज़र नहीं आया। अब कहाँ क्या किया जा सकता है, क्या सीखें और फिर क्या हिकमत अपनाएं ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए? ये नहीं पॉसिबल कि 57 एक हो जाएंगे, लेकिन जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, ये भी कोई रास्ता बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए, हम जज्बातियात की तरफ नहीं जाते, हम ये भी नहीं कहते एटम बम पाकिस्तान के पास है, उठाए एटम बम जा करके फेंक दे, हम नहीं कहते ये। हम ये नहीं कहते सारी की सारी फौजें बंदूकों के साथ जाकर के दाखिल कर दो। हम ये भी नहीं कहते कि सारे 57 कंट्रीज जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे मसला हल नहीं हो। हम ये भी नहीं कहते जोग्राफिया को आप यूं इस तरीके से तय बाला कर ले, 10 मुल्क भी फ्रंट पर आ जाए ना, OIC अगर हरकत में आ जाए, अरब लीग हरकत के अंदर आ जाए, हमारे में पेट्रोल नहीं है, अफवाज की ताकत नहीं है, करेंसी की ताकत नहीं है, मैं कहता हूं सिर्फ सफारती दबाव भी अगर डाल दिया जाता, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी दबाव में डाल दिया, गिनती के 8 मुल्क भी अगर फ्रंट पर आ जाते, ये बैकआउट कर जाता। लाशें गिरी हैं, सवाल ये कि इन लाशों का जिम्मेदार कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये आखिरी दौर आएगा, मुसलमान तबाह इसलिए होंगे, हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। आज इसी को कहा जा रहा है इकोनॉमी की मजबूती, माश की बुनियाद पर सफारती ताल्लुकात रखो। अकीदा कहां चला गया, नजरिया कहां चला गया? फिर अकीदे और नजरिए के अलावा आग अगर वहां लगी है, धुआं आपके पास भी आएगा। याद रखिए, रियाज और आपके दुबई, अंकारा और फलस्तीन और गजा की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। ये दिलदोज आहें हम क्यों नहीं सुनते? गैरत क्यों नहीं है? हमीयत क्यों नहीं है? जरूरत इस बात की है कि अपने दिल के अंदर दर्द दिल पैदा किया जाए, इस मसले को ओन किया जाए, ये हमारा अपना मसला है, और फिर इसको अपनी तहफ़्फ़ुज़ और अपनी सिक्योरिटी के साथ हम बांधें। जब तक हम अपनी सिक्योरिटी के साथ इसको नफी नहीं करेंगे, उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। और साथ ही साथ अहम तरीन बात यह है कि मुस्तकिल बुनियादों पर मसले को हल करने के लिए इन अरब और मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे बैठकर एक ही पेज पर आना होगा, ताकि आए रोज ये जो बिखरती लाशें, ये मंजरनामा तब्दील हो। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने मुफ्ती ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सिर्फ जज्बात की बात नहीं है, जब दीन इस्लाम का है तो मुफ्ती ज़ुबैर ने न सिर्फ कुरानिक आयात की रोशनी में बल्कि अहादीस और फिर सुन्ना के मुताबिक भी बताया कि हमारी जिम्मेदारी है बीइंग अ मुस्लिम कि हम फ़लस्तीनी को जितनी पॉसिबल हो सपोर्ट फराहम कर सकें। उन्होंने बात की कि 57 की बात मैं नहीं कर रहा, 10 ही इकट्ठे होकर अगर पुरजोर आवाज उठाएं तो मेरे ख्याल में दोबारा ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, उनका शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक अच्छी खबर जिसकी इंतज़ार सभी पाकिस्तानी कर रहे थे काफ़ी देर से कि क्या ये हो पाएगा या नहीं। PSL 6 के बकिया मैचेस जो कि पहले पाकिस्तान में होने थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन की वजह से इसको UAE अबू धाबी में मुंतकिल कर दिया गया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह कल बाकायदा इस हवाले से मंजूरी मिल गई है। अब मैचेस होंगे और जून के पहले हफ्ते में ही होंगे। बिल्कुल, तो एक्साइटमेंट दोबारा से शुरू हो गई है, प्लेयर्स भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। फवाद मुस्तफ़ा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद, गुड मॉर्निंग। So that is the good news कि अब PSL के बकिया जो 20 मैचेस रह गए हैं वो अबू धाबी में होंगे, यानी कि PSL दोबारा शुरू होने जा रहा है। जी जबरदस्त। और कल ये खबर बहुत ही अच्छी खबर समझता हूं मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, बिकॉज PSL के थ्रू जो रेवेन्यू हम जनरेट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो ओवरऑल क्रिकेट पे लगता है, तो एक आमदनी का काफी बड़ा हिस्सा PSL से आता है। अगर PSL मुकम्मल ना होता तो उसका कहीं ना कहीं जरूर क्रिकेट को नुकसान होता। बिल्कुल अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और आपकी सबकी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं कि ये अच्छे तरीके से मुकम्मल हो। बिल्कुल बिल्कुल फवाद, आपने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा, लेकिन इस बात का एहसास जो प्लेयर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको भी होना चाहिए, और जो गलतियां हुई पहले उनको नहीं दोहराना चाहिए। शायद अब सख्ती तो ज्यादा होगी, लेकिन कुछ खुद भी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है, ज्यादातर शोबों में यही होता है कि हम पहले चीजों को आसान लेते हैं और गलतियां करते हैं, फिर हम सीखते हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। जो सूरत हाल जिस वक्त PSL हो रही थी कोविड के हवाले से इतनी खराब नहीं थी, लेकिन SOPs को सही मायनों में फॉलो ही नहीं किया गया। प्रॉब्लम सारी है कि क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले पूरा सीजन
हुआ, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी हुई, अंडर 19 वनडे कप हुआ, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड करा रहा था, तो उसमें क्रिकेट बोर्ड की ज्यादातर अथॉरिटी थी, ज्यादातर चीजें चलती थी। लेकिन जब फ्रेंचाइज इन्वॉल्व हुई, और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कानून को उस तरह से अमल करने में थोड़ी सी अपनी समझते हैं कि जी इसमें हम जब चाहे तोड़ दें। तो ये फ्रेंचाइज के लोग जो थे, उनमें से बहुत से लोगों ने उसमें चीजें ऐसी की जिसकी वजह से PSL का जो पहला हिस्सा था, जब उसे मुकम्मल हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, और PCB को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो नहीं करना चाहिए था। और उम्मीद यही है कि उन चीजों से सबक सीखा जाएगा। इसीलिए एक ब्रिटिश फर्म को भी हायर किया गया है। बायोसिक्योर बबल सुना है, बड़ा सख्त है, और इस बार की गुंजाइश भी नहीं है और देनी भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई अगर इस दफा चाहे भी तो नहीं हो सकता, ना बाहर के खाबे होंगे, ना खुद इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जाएंगे। इनको भी अब पता लगेगा कि कितनी बड़ी कीमत इन्होंने उठाई। पोस्टपोन हो गया एक पूरा इवेंट इनकी हरकत की वजह से, प्लेयर्स की हरकत की वजह से कैंसिल भी हो सकता था। तो इट वाज लाइक अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एंड आई होप कि ये अब खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। अब नाउ लेट्स गेट बैक, एक थोड़ा सा रीटेक कर लेते हैं पूरे PSL के मैचेस में, जिसमें 14 मैचेस अब तक खेले गए थे। कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी 5-5 पॉइंट्स के साथ 5 मैच खेलने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ पहले और दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर 4-4 मैचेस के बाद 6-6 पॉइंट्स और उनकी बिलतरतीब पोजीशन तीसरी और चौथी बनती है। कोयटा ग्लैडिएटर बहरहाल कोई अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा सका था। क्या आपको लगता है कि ये तमाम पोजीशंस इंटैक्ट रहेंगी इन्हीं टीम्स के साथ? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है अगले 5 मैचेस में। जैसे कोयटा की पोजीशन 5 में से 4 मैचेस कोयटा को जीतने हैं, तो काफी मुश्किलात होंगी जाते ही नई कंडीशंस में एडजस्ट होना। ऑल्दो कोयटा हमेशा UAE में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और पाकिस्तान आके उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो UAE में जब PSL होती थी रही है जी। तो इसलिए पोजीशंस काफी हद तक इसके करीब करीब ही रहेंगी। एक आध टीम कोई ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लाहौर कलंदर जो पहले भी परफॉर्म करती है, उनके बड़े अच्छे चांसेस लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जिस तरह से फखर जमान फॉर्म में आए, फिर हफीज हैं, फिर उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है। लाहौर कलंदर और कराची किंग्स बड़ी अच्छी फॉर्म में लगते हैं। सही। फवाद, आपने कहा कि यही पोजीशंस रह सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। अक्सर जब आप कुछ गैप के बाद आते हो, फिर आप जगह भी चेंज है, वेन्यू चेंज, स्टेडियम चेंज, कंडीशंस चेंज, तो उसका असर आपकी टीम पर भी पड़ता है, परफॉर्मेंस भी पड़ता है। तो आप कुछ एक्सपेक्ट करें कि हाँ हो सकता है कुछ डिफरेंट आ जाए सिनेरियो? देखिए, सिचुएशन जो है तकरीबन 6 टीमों के लिए एक जैसी ही है, और जहां तक मसला सारा ही कि नहीं है। अब 5-5 मैचेस हैं, कुछ टीमों के पास 6 मैचेस हैं, लेकिन ज्यादातर के पास 5 मैचेस हैं। तो आपके पास एडजस्ट होने के लिए टाइम नहीं है, और सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो उन्हें पता है कि किस तरह से कंडीशंस में एडजस्ट होना होता है और किस तरह से परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है। मुझे लगता है कि कुछ टीमें जो पहली 4 टीमें हैं, उनमें ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन 5वीं 6वीं लेकिन बाद अक्सर तो ऐसे कहा जाता है कि टी ब्रेक के बाद कोई विकेट गिर जाती है या फिर कोई बड़ा छक्का लग जाता है। यहाँ इतनी लंबी ब्रेक लगी है, तो चेंज तो हो सकता है। आप तो बिल्कुल चेंज करें नहीं होना। नहीं, देखिए, हो सकता है पहली 4 टीमें जो उनमें से ऊपर नीचे जरूर हो सकती है। 6ठी टीम का पहले या दूसरे नंबर पे आ जाना, ये मेरे लिए जैसी चीज रहेगा। मुझे नहीं लगता, हो सकता है शायद 4थे नंबर पे आ जाए 6ठी टीम, लेकिन टॉप की 2-3 टीमें ऑलमोस्ट इन 4 में से ही आएंगी। ठीक है, टॉप की टीमें इन 4 में से ही आएंगी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और कौन सी टीम को आप देख रहे हैं फाइनल तक, क्विकली अगर हम जानना चाहें? देखिए, ख्वाहिश भी एक हम सब की रहती है, लाहौर और कराची, और लग रहा है लाहौर कराची अच्छी टीमें हैं। मुझे लगता है कि ये टॉप 3 टीमों में से लाहौर और कराची जरूर होंगे। चलें जी, देखते हैं। लाहौर कराची फेवरेट, और मेरा ख्याल है आपके भी फेवरेट लाहौर है, तो कराची मैं अभी से बना लेता हूँ, और हम देखते हैं कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा, आपने वक्त दिया। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।